हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एईसी प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं अपने शंखनाद सीरीज के 8वें लेक्चर के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ जानकारी दे दूं कि आपको जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस की क्लासेस जो है वो MWF यानी कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में मिलने वाली हैं। अल्टरनेटिव मिलेगी, एक क्लास आपको जनरल साइंस की मिलेगी, तो फिर उसकी अगली क्लास जनरल अवेयरनेस की, फिर अगली क्लास जनरल साइंस की होगी। मैकेनिकली क्लासेस आपको ट्यूसडे एंड सैटरडे को मिलने वाली है और सिविल की क्लासेस आप मंडे टू फ्राइडे शाम को 4 बजे देख पाएंगे। सैटरडे संडे जो है वो मैराथन क्लासेस के लिए रिजर्व रखा गया है, तो मैराथन क्लासेस की जानकारी आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। बात करते हैं पहले सवाल की कि पहला सवाल क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व वाज द फर्स्ट टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो जैव मंडल आगार या जैव मंडल क्षेत्र, आगार मतलब एरिया, जैव मंडल आगार या जैव मंडल क्षेत्र जो है भारत सरकार के द्वारा पहले कौन सा स्थापित किया गया? गल्फ ऑफ मन्नार बायो रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। गल्फ ऑफ मन्नार आपको कहां पर मिल जाएगा? आप देखेंगे जब गल्फ ऑफ मन्नार की अपन बात करेंगे तो कुछ इस तरीके का नक्शा अगर आप देखते हैं, भारत का नक्शा कुछ ऐसा देखते हैं, तो यहां पर आपको गल्फ ऑफ मन्नार वाला इलाका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि जब मंडल के बारे में बात कर रहे हैं, ये यहां पर आ जाएगा। नंदा देवी जो है, नंदा देवी आप देखेंगे तो आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल जाएगा, और सुंदरबन आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को, और नीलगिरी आप देखेंगे तो वेस्टर्न घाट पर 2-3 राज्यों में फैला हुआ है। नीलगिरी ही सबसे पहले स्टैब्लिश किया गया 1986 में, इसकी स्टैब्लिशमेंट हो जाती है। कब हो जाती है? 1986 में इसकी स्टैब्लिशमेंट आप देख पाते हैं, 1986 में इसको स्थापित करते, तो यही इसका एक करेक्ट आंसर भी होगा। और ये नीलगिरी होगा कहां पर अगर इसकी बात करें तो नीलगिरी पश्चिमी घाट पर स्थित है। कहां पर स्थित है? पश्चिमी घाट पर। पश्चिमी घाट पर आपको ये देखने को मिलेगा। अगला, भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनासोर का अध्ययन किया जाता है, खालिस्तान की एक शाखा का उदाहरण है। तो जितने भी हम अतीत की चीजें, पुराने पेड़ों के बारे में, पुराने जानवरों के बारे में ये सब बात करते हैं, वो जीवाश्म विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है? सब कुछ जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत आता है। ऊतक के अंदर हम ऊतक की बात करते हैं, है ना। तो ये जो जीवाश्म विज्ञान है, आप इतना याद रखना, जैसे हम पेड़ों की बात करें या कोई पुरानी चीज के बारे में बात करें, तो जीवाश्म विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम डायनासोर के बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आप देखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आपको देखने को मिलती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट और समझने वाला सवाल हो जाता है। Which of the following was the most important characteristic of India trade throughout the colonial period? क्या एक महत्वपूर्ण विशेषता आपको देखने को मिलेगी? आयात अधिशेष, आयात में कमी, निर्यात में कमी और निर्यात अधिशेष। अब अधिशेष क्या कहलाता है, इसको आपको समझना है। अधिशेष आप कहेंगे, अधिशेष आप किसको कहेंगे? तो अधिशेष आप कहेंगे आयात और निर्यात का जो अंतर है। आयात और निर्यात का जो अंतर है वो अधिशेष कहलाएगा। अब ये अंतर किसके पक्ष में आता है? जब अगर आयात में से निर्यात जाता है, जब मतलब कि अगर हम बात करेंगे आयात बड़ा हो जाएगा, मतलब आयात की कीमत ज्यादा होगी और इसकी कीमत कम होगी, तो ये इसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा, है ना। अगर आप इसकी कीमत ज्यादा है, इसकी कीमत ज्यादा है और इसकी कीमत कम है, और इसकी कीमत कम है, वैल्यू जब आप निकालेंगे तो कम ज्यादा, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? जब ये कम ज्यादा हो जाएगा तो ये अधिशेष क्या हो जाएगा? इसको आयात ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? इसको कहेंगे आयात अधिशेष। बात समझ में आ रही कि नहीं? जब मामला उल्टा हो जाएगा कि निर्यात की कीमत ज्यादा हो जाएगी और आयात की कीमत कम हो जाएगी, तो उसको क्या कह देंगे? निर्यात अधिशेष। आयात का मतलब है कि हम मंगा रहे हैं तो मंगाने वाले चीजों की कीमत ज्यादा है। निर्यात का मतलब है कि हम भेज रहे हैं, भेजने वाली चीजों की कीमत ज्यादा है। अब आयात अधिशेष का मतलब यह है कि आप चीजें ज्यादा मंगा रहे हैं, है ना, मंगाने वाली चीजों की कीमत जो है वो ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि मंगाने वाली चीजों की कीमत ज्यादा है। और निर्यात का मतलब क्या होगा? कि आप भेज रहे हैं,
भेज रहे हैं तो उनकी कीमत ज्यादा, तो आपको क्या मिलेगा, ज्यादा धन मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, आपको धन ज्यादा मिलेगा। तो आप बताइए कि अगर हम विदेशी व्यापार करें तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, है ना, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप आयात ज्यादा करेंगे, निर्यात ज्यादा करें। अगर आप निर्यात ज्यादा करते हैं तो आपके पास धन यानी कि फॉरेन रिजर्व ज्यादा आता है। उस टाइम पर गोल्ड आता था, अभी फॉरेन रिजर्व ज्यादा आएगा, तो निर्यात अधिशेष एक अच्छी बात हो जाती है। तो अगर आप देखें औपनिवेशिक काल में भारत की महत्वपूर्ण विशेषता भी आप देख पाते हैं, क्या थी, आयात अधिशेष हुआ करती थी, सॉरी निर्यात अधिशेष हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर डी, जिसको आप कहते हैं एक्सपोर्ट सरप्लस जो है, वो इसकी खास बात यहां पर आप देख पाते हैं, यही खास बात यहां पर हुआ करती थी। अगला, किस वर्ष भारत का प्रशासन महारानी विक्टोरिया की घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया। देखिए, अगर इस सवाल की हम बात करते हैं तो जो ब्रिटिश शासन है उसको अपन दो तरीके से देखते हैं। दो तरीके से कैसे देखते हैं ब्रिटिश शासन को, दो तरीके से देखने के पहले की अगर हम बात करें ब्रिटिश शासन को, अगर आप दो तरीके से देख रहे हैं तो सबसे पहली बात जो होगी, सबसे पहली बात हम जो करें है ना, आप यहां पर देखें तो एक तो आया जिसको आप कहते हैं कंपनी का शासन, है ना, रूल ऑफ कंपनी या कंपनी रूल। और एक तरफ आता है रूल ऑफ या रूल ऑफ ताज या ताज का शासन। रूल ऑफ कंपनी की जब हम बात करते हैं तो ये चलता है 1773 से लेकर 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आएगा वहां से लेकर 1857 या 58 तक, 57 तक हम मान लें कि 57 में क्रांति हो जाएगी। और क्रांति के तुरंत बाद जो है वो आप देखेंगे 1857 यानी कि 58 में ये पहला ला देंगे और 1947 तक आप इसमें क्या देख पाएंगे, इसके अधिनियम आप देख पाएंगे। यहां पर अगर मैं डेट सही कर दूं तो आप यहां पर कर सकते हैं 1855 तक, 1850 तक। तो रेफरेंस जो बना वो रेफरेंस क्या बना, रेफरेंस जो है वो बना 1857 की क्रांति। क्या बनी, 1857 की जो क्रांति हुई वो रेफरेंस बनी। क्रांति के पहले कंपनी का शासन था, क्रांति के बाद रूल ऑफ ताज हो गया, ताज का शासन हो गया। मतलब ताज यानी कि महारानी या महाराज के अधीन चला जाता है। तो ऑप्शन इसमें आप क्या सही लगा पाएंगे, आप बताइए कब से चला गया, 1858 से चला गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1858 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये तो एकदम लॉलीपॉप टाइप का सवाल है, बन जाना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति जब हम पढ़ते हैं तो आपको चार ऑप्शन है, पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से होती है, प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, नियुक्तियों की कैबिनेट समिति करती है। तो आपको पता है कि राज्यपाल जो है इसकी अपॉइंटमेंट सीधे तौर पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल जैसे आप संविधान के पार्ट नंबर 6 के अंतर्गत भी पढ़ते हैं तो सीधे कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अगला, 1975 से लेकर 77 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो अगर हम यहां 1975 से और 77 की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। अब इस टाइम पर आपको राष्ट्रपति कौन देखने को मिलेंगे, तो राष्ट्रपति साहब कौन होंगे उस टाइम पर, ये होंगे फखरुद्दीन अली अहमद। 1975 से लेकर 77 तक आप कौन देख पाएंगे, राष्ट्रपति जो है वो फखरुद्दीन अली अहमद साहब को देख पाएंगे। देखिए, अपन राष्ट्रपतियों की एक शॉर्ट ट्रिक आपको शायद पता होगी, सबको पढ़ा होगा क्लास में तो सबको पता होगी। एक ऐसा लिख लेते हैं ना कई बार, राजू की राधा, जाकिर गिरी, फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब राम शंकर नारायण की कलम से, निकली प्रतिभा प्रणव की। और अभी का तो पता ही है आपको।
तो बाकी वर्तमान वाला तो आपको पता ही है कि क्या है ना। तो ये सारे राष्ट्रपतियों के नाम अपन ने देख लिए। अब एक एक करके बात करते हैं कौन क्या है। अगर आप राजेंद्र प्रसाद जी की बात करते हैं, चुनाव से हम बात करें तो 1952 से लेकर 1962 तक इनका कार्यकाल रहा। राधा कृष्णन जी की बात करते हैं तो 1962 से लेकर 1967 तक इनका कार्यकाल रहा। जाकिर हुसैन साहब की बात करते हैं तो 1967 से लेकर 1969 तक इनका कार्यकाल रहा। वीवी गिरी साहब की बात करते हैं तो 1969 से 74 इनका कार्यकाल रहा। फखरुद्दीन अली अहमद की बात करते हैं तो 1974 से लेकर 77 तक इनका कार्यकाल रहा। नीलम संजीव रेड्डी की बात करते हैं तो 1977 से 82 तक इनका कार्यकाल रहा। और ज्ञानी जैल सिंह की बात करते हैं तो 1982 से लेकर 1987 तक इनका कार्यकाल रहा। राम से आप आर वेंकटरमन की बात करते हैं तो 1987 से लेकर 1992 तक इनका कार्यकाल रहा। शंकर दयाल शर्मा की अगर आप बात करते हैं तो 1992 से लेकर 97 तक इनका कार्यकाल है। के आर नारायण की अगर आप बात करते हैं, के आर नारायण की अगर आप बात करते हैं तो ये 1997 से कहां तक, 2002 तक आप इनका कार्यकाल ले पाए। कलाम से एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात करते हैं कि 2002 से लेकर 2007 तक इनका कार्यकाल आप देख पाएंगे। फिर प्रतिभा देवी पाटिल जी की बात करेंगे तो आप देखें 2007 से लेकर 2012 तक इनका कार्यकाल होगा। प्रणब मुखर्जी की बात करेंगे तो 2012 से लेकर 2012 से लेकर 17 तक इनका कार्यकाल होगा। और रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो 2017 से लेकर 2022 तक होंगे। वर्तमान में आपको नाम पता है द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी। तो कब तक, 2022 से लेकर 2027 तक का इनका कार्यकाल आप देख पाएंगे। ये कार्यकाल आप यहां पर कुछ इस तरीके से देख पा रहे हैं। बात क्लियर है। तो ये सारे राष्ट्रपतियों के बारे में यहां पर बताया गया है। तो अब अगर आप देखें कि 75 से 70 में बात कर रहे हैं तो कौन हो जाएगा सही जवाब, तो ऑप्शन अगर आप देख पाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं कि अपन ने क्या बात करी, फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो एकदम करेक्ट आंसर आप यहां पर देख पाएंगे। फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो एकदम करेक्ट आंसर, चूंकि हम यही तो बात कर रहे हैं, यही तो करेक्ट आंसर यहां पर, ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले की बात करते हैं, भारत में संकटग्रस्त ज्वार नद मगरमच्छों के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य सबसे प्रसिद्ध है। चार है, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य, भितरनिका, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य और दांडेली। तो भितरनिका जो है वो फेमस है, याद करने वाली बातें हैं। संकटाग्रस्त जो ज्वार नद, भारत में संकटाग्रस्त ज्वार नद मगरमच्छ, जो ज्वार नद मुक्त मगरमच्छ पाए जाते हैं उनके लिए भितरनिका उड़ीसा के अंदर है, ये अभयारण्य प्रसिद्ध है। अगला, वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र कहां पर, तो देखिए बाघ आरक्षित क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो कई सारे बाघ आरक्षित, जिनको आप टाइगर रिजर्व कहते हैं, भारत में बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं। तो ऐसे ही वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र आप कहां देख पाएंगे, तो ये आप देख पाएंगे पश्चिम चंपारण बिहार के अंदर है ना। ये कहां है, पश्चिम चंपारण बिहार के अंदर आप देख पाएंगे। तो ये इसका करेक्ट आंसर यहां पर देख पाएंगे। बाकी है ना, बाकी अगर आप देखें तो यहां पर मैंने फोटो लगा के रखी है जहां पर आपके टाइगर रिजर्व लगभग सारे बताए गए हैं, क्रम में बताए गए हैं कि पहला कब बना, दूसरा कब बना, तीसरा कब बना। ये टाइगर रिजर्व आप देख पा रहे हैं। और ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात ये हो रही है, ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के अंदर पश्चिम चंपारण में आप देख पा रहे हैं। अगला, भारत को भारत एवं पाकिस्तान में खालिस्तान अधिनियम के द्वारा विभाजित किया गया। तो भारत के लिए एक अधिनियम आया था, है ना, भारत के लिए एक अधिनियम आया था, इसको कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये कब आया, जुलाई 1947 में आता है। सिर्फ ईयर आप लिख लो, 1947 में आता है। जुलाई में ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इसको रखा जाता है, अगस्त में पारित होता है और 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को दो देश बनते हैं। एक को आप कहते हैं इंडिया और दूसरा कहलाता है पाकिस्तान। ये दो देश बनते हैं। अब इन दो देशों की जमीन का बंटवारा कैसे किया गया, तो इन दोनों देशों की जमीन के बंटवारे के लिए एक लाइन डाली गई। इस लाइन को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। क्या कहलाती है, रेड क्लिफ लाइन कहलाती है, याद रखेंगे। सर सीजे रेडक्लिफ ने ये जमीन का बंटवारा किया था, तो ये रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। बंटवारे का प्लान 3 जून के दिन रखा गया, इस कारण से इसको 3 जून प्लान भी कहलाता है, भारत पाकिस्तान का बंटवारा, है ना। यह माउंट बेटन जो है ना, माउंट बेटन योजना भी कहलाती है कि माउंट बेटन योजना के तहत ही भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आप देख पाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर देख पाएंगे। अगले की बात करें, ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी, है ना, रैयतवाड़ी सिस्टम को कहां पर इंप्लीमेंट किया गया, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत। तो रैयतवाड़ी की जब बात आती है तो इसको मद्रास से लागू किया गया। रैयत का मतलब क्या है, अगर आप देखें तो इसका मतलब होता है जनता या किसान,
तो अब ये सीधे टैक्स जो है वो किसको देंगे, सीधे टैक्स कंपनी को देंगे, इन्हें अलग से किसी बिचौलियों को टैक्स नहीं देना। ये व्यवस्था सबसे पहले मद्रास में लगी। अब मद्रास कहां आएगा, तो मद्रास दक्षिण भारत में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर आप देख पाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर आप देख पाएंगे। अगला 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन बने। चार ऑप्शन है, बीपी सिंह, मुरारजी, गुलजारी लाल और चरण सिंह। तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की जब भी अपन बात करेंगे तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर एक तो हो गया गुलजारी लाल नंदा, और दूसरे की अगर आप बात करें, एक तो होगा गुलजारी लाल नंदा, और अगर दूसरे की आप बात करते हैं वो है राजीव गांधी। गुलजारी लाल नंदा दो बार बने हैं। फर्स्ट टाइम बने हैं जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई है, सेकेंड बार बने हैं जब शास्त्री जी की डेथ हुई है, और ये एक बार बने हैं जब इंदिरा गांधी की डेथ होती है। तो ये टोटल 3 एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, लेकिन दो लोगों ने, टोटल 3 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने हैं लेकिन दो लोगों ने काम किया। तो पहले कौन हो जाएंगे, गुलजारी लाल नंदा, पहले कौन हो जाएंगे, गुलजारी लाल नंदा। वीपी सिंह जो है इसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों के सपोर्ट से बनेंगे। मुरारजी जो है वो पहले, मुरारजी को आप देखेंगे पहले नॉन कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस से टूट के गए थे, लेकिन जनता पार्टी की मदद से क्या बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बनते। तो ऑप्शन हमारा क्या यहां पर सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाला भारतीय राष्ट्रपति हैं। तो हमको तो पता है, हमने देखा भी है ना, हमको पता है कि राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो लंबे समय तक रहे हैं। इनने 2 टर्म कंप्लीट किए हैं, 2 टर्म कंप्लीट किए हैं, मतलब 10 वर्ष कम से कम ये रहे हैं। तो आपने देखा था 1952 से 1962 हमने लिखा हुआ था। अगर आप आजादी से या गणतंत्र से काउंट करेंगे, गणतंत्र भारत से, तो 1950 से 62 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आप देख पाएंगे। अगला, और अच्छा अगर इनकी बात करें, नीलम संजीव रेड्डी, तो ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, इनके अपोजिशन में कोई नहीं लड़ा था, इकलौते थे, है ना, इनके अपोजिशन में कोई नहीं लड़ा था, ये इकलौते थे। उत्तराखंड के उस दर्रे का नाम बताएं जिसका प्रयोग करके आप कहां जाएंगे, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाएंगे। तो दर्रे क्या है, दर्रे जनरली पहाड़ों के बीच में जो गैप आते हैं उनको आप दर्रा कहते हैं, जैसे पेंसीरा दर्रा, लिपुलेख दर्रा, बनिहाल दर्रा और खारदुंगला दर्रा। 4 ऑप्शन आपको यहां पर बताए गए हैं, और इन दर्रों के माध्यम से क्या है, आप क्या करते हैं, पहाड़ों को पार करके ना, पहाड़ों को पार करके कहां जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ऐसे कैलाश मानसरोवर कहां पर है, तो ये कैलाश मानसरोवर अब आप देखें तिब्बत में आता है, और तिब्बत जो है वो चीन का हिस्सा होता है। तो आपको ऐसी जगह देखना है जो चीन की बाउंड्री पर होगा, वहां से ही आप क्या कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, वहां से ही आप ये पार कर पाएंगे। तो आप देखें यहां पर, तो सही जवाब तो लिपुलेख दर्रा है ही, है ना, सही जवाब लिपुलेख दर्रा है ही। अगर आप बनिहाल दर्रे की बात करते तो बनिहाल दर्रे को आप यहां पर देख पा रहे हैं। अगर आप दूसरे और दर्रों की बात करते हैं, खारदुंगला या बोरजेल, ये सब दर्रे उस बाउंड्री पर नहीं आते हैं। यहां पर ये बाउंड्री पर दर्रे कौन से आ रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये बाउंड्री पर दर्रे आ रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, माना, नीति और लिपुलेख। तो ज्यादातर किसका उपयोग होगा, लिपुलेख दर्रे का उपयोग होगा, ज्यादातर किसका उपयोग होगा, लिपुलेख दर्रे का। हालांकि अगर आप देखें सिक्किम के थ्रू अगर आप यहां से जाते हैं तो आप नाथुला और जयलेपला, इनके माध्यम से चाइना के साथ व्यापार होता है। और यहां पर आप 4 दर्रे देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, 3 दर्रे, बॉमडिला, यांगयाप और दिफू, और एक मणिपुर में भी देख पा रहे हैं। तो ये कई सारे दर्रे, जैसे आप महाराष्ट्र में थाल घाट है ना, और भोर घाट देख पा रहे हैं, पश्चिमी घाट के दर्रे हैं, और केरल के अंदर आप पाल घाट और सोनकट्टा देख पाते हैं, सैनकट्टा गैप देख पाते हैं। ये दर्रे यहां पर बताए गए हैं, सब दर्रों की बात यहां पर की गई है। दिफू दर्रा जो है, अभी हमने जो बात करी है, वो कहां पर पड़ रहा है, भारत, चाइना और म्यांमार के त्रिकोणीय जंक्शन पर है। कौन सी सीमा रेखा पर आएगा, ये दिफू दर्रे की ये बात कर रहे हैं। यहां पर चीन आ जाएगा, है ना, यहां पर म्यांमार आ जाएगा, और ये इंडिया है। तो इनका ट्राई जंक्शन ये पड़ रहा है, और ये कौन सी बाउंड्री पर ये बताना है। तो आपके पास अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो आप देखें, जो पाक जल डमरू है वो कहां है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। कहां पर है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, तो ये तो होगा नहीं। रेड क्लिफ जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि वहां तो बात हो रही भारत, चीन और म्यांमार की। डूरंड अगर आप देखेंगे तो ये अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाती है, तो ये भी नहीं होगा। मैकमोहन जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में सीमा बनाती है, इंडिया और चाइना के बीच में सीमा बनाती है, और चाइना पर ही तो चाहिए हमें। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आप देख पाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आप देख पाएंगे।
अगले की बात करते हैं, किस गवर्नर जनरल के नेतृत्व में अंग्रेजों ने सर्वोपरिता की नीति अपनाई हुई थी? सर्वोपरिता की नीति किसने अपनाई? जैसे डलहौजी हड़प नीति के लिए जाना गया, ऐसे ही सर्वोपरिता के लिए कौन जाना गया? तो वो है लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है, इनने ये नीति, सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ नीतियां हैं, ऐसी ही नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स की ये वाली है। महात्मा गांधी ने वर्ष खालिस्तान में नटाल, है ना, नेटाल या नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था 1874 में, 1894 में, 1854 में या 1863 में। कब इनके द्वारा, है ना, कब इनके द्वारा नेटाल का भारतीय कांग्रेस का गठन किया गया था, ये आपको बताना है। कब इनके द्वारा ये गठन किया गया था, ये आपको यहां पर बताना है। कब किया गया था, ये आपको बताना है। कब किया गया था? तो ये किया गया था 1894 में। कब किया गया था? 1894 में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आप देख पाएंगे। कब किया गया था? 1894 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आप देख पाएंगे। अगला, भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? अगर आप देखेंगे तो इनके लिए आर्टिकल जो डिफाइन किया गया है 148 से लेकर 151 तक। अब चार ऑप्शन है, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय। तो यहां पर अगर आप देखें 148 से लेकर 151 तक अगर आप देखते हैं, 148 से 151 तक अगर आप देखते हैं, तो यहां पर इनकी जो नियुक्ति है वो सीधे सीधे राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है। किसके द्वारा की जा रही है? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आप देख पाएंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जा रही है। अगला, स्वतंत्रता दिवस को लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? तो अपन ने तो हमेशा ही किसको देखा है? खास तौर से प्राइम मिनिस्टर को देखा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, झंडे के सिस्टम अलग है, एक जगह झंडा लगा लगा लहराता है और एक जगह नीचे से ऊपर आकर जाता है। ये आप कमेंट करके बताएंगे कि 26 जनवरी को झंडा नीचे से ऊपर जाता है या 15 अगस्त को झंडा नीचे से ऊपर जाता है। किस दिन 15 अगस्त से 26 जनवरी में से आपको ये दोनों दिन बताने हैं, आप कमेंट करके बताएंगे। 15 अगस्त को झंडा नीचे से ऊपर जाएगा या 26 जनवरी को झंडा नीचे से ऊपर जाएगा, और किस दिन झंडा वहीं के वहीं फहराया जाता है, 15 अगस्त को या 26 जनवरी को, ये कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। चलिए, दरिंगबाड़ी भारतीय राज्य खालिस्तान में स्थित एक हिल स्टेशन है। दरिंगबाड़ी भारतीय राज्य खालिस्तान में स्थित एक हिल स्टेशन है। कहां पर? केरल में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में। तो कहां पर स्थित एक आपको हिल स्टेशन देखने को मिलता है? कहां पर स्थित आपको एक हिल स्टेशन ये देखने को मिलता है? तो दरिंगबाड़ी की अगर आप बात करें तो ये हिल स्टेशन आप कहां देख पाते हैं? ये हिल स्टेशन आप देख पाते हैं उड़ीसा के अंदर। ये हिल स्टेशन आप कहां देख पाते हैं? उड़ीसा के अंदर आप देख पाते हैं। हिल स्टेशन कहां देख पाते हैं? उड़ीसा के अंदर आप देख पाते हैं। अगला, है ना, ये सही जवाब उड़ीसा, है ना। अगले की बात करते हैं, किस राज्य ने भारत का में पहला ब्लॉकचेन जिला स्थापित का प्रस्ताव किया है? ब्लॉकचेन जिला जो है वो सबसे पहले स्थापित किया गया है, अगर आप बात करते हैं हैदराबाद के अंदर। अब हैदराबाद किस में है? आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में? तो अपन क्या कह देंगे? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में तो नहीं है, अलग हो गया, आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आप देख पाएंगे। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसके भाषणों एवं टिप्पणियों का संग्रह है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये इंडिया ऑफ माई ड्रीम जो है वो महात्मा गांधी के भाषणों और टिप्पणियों का संग्रह आप देख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आप देखेंगे। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो ग्राम पंचायत में जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। हमारे यहां आमतौर पर 5 वर्ष के लिए सिस्टम रखा गया है, और पंचायती सिस्टम में आप देखें 3 टियर है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ऐसे सिस्टम यहां पर खास तौर से रखे गए हैं अधिकांश राज्यों के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। किस तारीख को नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया था? नीति आयोग जो है, पहले जो योजना आयोग है वो पहले योजनाएं बनाता था, पंचवर्षीय 5-5 साल के प्लान बनाता था। उसकी जगह नीति आयोग आ गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो किस तारीख को आ गया? तो ये जैसे अगर आप देखेंगे मोदी जी के द्वारा इसको चेंज किया गया, तो उनने 2014 में शपथ ग्रहण करी थी अपने कार्यकाल की। तो 14 में तो कोई नहीं होगा, तो 14 काट देते हो। आते ही उन्होंने सबसे पहले ये बदलाव किया था, तो 15 में आप देख पाएंगे बदलाव किया था। 15 में आते ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि ये होगा। 14 में उन्होंने झंडा फहराया था एक, और उसके बाद घोषणा हो गई थी। तो आप देखेंगे कि क्या हो गया, है ना, उसके बाद देखेंगे आप क्या हो गया। तो ये आप देख पाएंगे 1 जनवरी 2015 इसका करेक्ट आंसर आप देखेंगे ना, 1 जनवरी 2015 आप इसका करेक्ट आंसर देखेंगे। इसके आगे के सवाल जो हैं वो इकोनॉमी के सवाल होंगे, जिन्हें प्रशांत सर आपके साथ डील करेंगे।
चलिए, तो ये आपने अंकुर सर के सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनके बारे में अभी बात की है। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में आए हुए हैं और जिनके आने की संभावना ज़्यादा, उसमें से कुछ और क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि करेंसी प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंडिया इज नॉट लोकेटेड इन, भारत का करेंसी मुद्रणालय इनमें से कहां स्थित नहीं है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देवास, कोची, मैसूर और सालबोनी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन तब जब आपको जगह का नाम पता हो। तो यहां पर आप देख लीजिए, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो प्रिंटिंग प्रेस है, नोट प्रिंटिंग प्रेस की अगर मैं बात करता हूं, तो भारत में 4 जगहों पर नोट प्रिंटिंग जो है वो की जाती है। कहां कहां पर? देवास, नासिक, सालबोनी और मैसूर। तो इन 4 जगहों पर नोट प्रिंटिंग होती है। देवास कहां पर है? तो ये एमपी में है। नासिक जो है वो महाराष्ट्र में है। सालबोनी वेस्ट बंगाल में है और मैसूर कर्नाटका में। तो इन 4 जगहों पर नोट प्रिंटिंग जो है वो की जाती है। अब इसमें एक चीज और आपको याद क्या रखनी है कि इसमें से ऊपर के 2 जो दिखाई दे रहे हैं वो किसके द्वारा ऑन किए जाते हैं? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन किए जाते हैं। उन पर नियंत्रण किसका होता है? भारत सरकार का होता है। दूसरा यहां पर याद रखिए कि जो तीसरे और चौथे नंबर पर आपको दिखाई दे रहे हैं वो किसके द्वारा ऑन किए जाते हैं? वो आरबीआई के द्वारा ऑन किए जाते हैं। तो 4 नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं, देवास, नासिक, सालबोनी और मैसूर। और इन चारों में से ऊपर के 2 का रेगुलेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है और नीचे के 2 का जो रेगुलेशन है वो किसके पास में है? आरबीआई के पास में। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो सिक्के भी बनाए जाते हैं, जिसको आप मिंटिंग पॉइंट या टकसाल केंद्र कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे नोट के बारे में आपने 4 जगह देख ली, उसी प्रकार से अगर मैं आपको बताऊं तो टकसाल केंद्र भी बनाए गए। सिक्कों का निर्माण करने के लिए भी कुछ जगह, कुछ केंद्र, कुछ सेंटर जो है वो निर्मित किए गए हैं। कहां कहां पर बनते हैं? तो हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा और मुंबई, ये 4 जगह याद रखिए। हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा और मुंबई। तो अगर आपसे पूछे कि नोट प्रिंटिंग प्रेस कहां पर है तो आप इन चारों का नाम याद रखिए। अगर आपसे पूछे टकसाल केंद्र, सिक्कों का निर्माण कहां कहां पर होता है, तो आप इन चारों का नाम याद रखिए। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारत का करेंसी मुद्रालय इनमें से स्थित नहीं है। देवास तो आपने देख ही लिया है, अभी अभी मैंने आपको बताया है, देवास में बिल्कुल है। कोच्चि जो है वो इसमें से एक ऐसी जगह दिखाई दे रही है जहां पर प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। मैसूर में भी है, सालबोनी में भी है। इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो कोच्चि हो जाएगा। बहुत ही आसान था, लेकिन तब जब ये डेटा आपको पता हो। बात समझ में आ रही है? तो राइट आंसर जो है वो इसमें से कोच्चि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास्ड इन इंडिया। याद रखिए कि जो इंडिया में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास हुआ है वो कब हुआ है? वो 1949 में हुआ है, राइट। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो 1949 में होगा। और इसी बैंक के अंडर में जो बैंक रजिस्टर रहते हैं उसको हम कमर्शियल बैंक बोलते हैं, उसको हम वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं। और ये सभी बैंक जो हैं वो किस एक्ट के अंडर में काम करते हैं? यहां पर भी जो बैंक रजिस्टर्ड है, चाहे वो शेड्यूल्ड हो चाहे वो नॉन शेड्यूल्ड, वो किस एक्ट के अंडर में काम करेंगे? वो आरबीआई एक्ट 1934 के ही अंडर में काम करेंगे। तो यहां पर पूछ रहा है कि भाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया? तो वो आया 1949 में। इतना आपको इसमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। द इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय बैंक ऑन शॉर्ट टर्म, मिसप्रिंट है थोड़ा, ऑन शॉर्ट टर्म लोन टू देयर लार्जेस्ट, मोस्ट सिक्योर एंड मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर इज कॉल्ड। बैंकों के द्वारा उनके सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित तथा सबसे विश्वसनीय ग्राहकों से अल्पकालिक ऋणों पर लिया जाने वाला ब्याज दर क्या कहलाता है? अब देखिए यहां पर होता क्या है जैसे मान लीजिए कि एक बैंक ने कुछ कस्टमर को लोन दिया,
राइट। एक बैंक ने कुछ कस्टमर को क्या दिया, लोन दिया। सॉरी। अब यहां पर कस्टमर की जिम्मेदारी बनती है कि वो बैंक को क्या दे, इंटरेस्ट के साथ में पैसा रिटर्न कर दे। बात समझ में आ रही है? अब यहां सिचुएशन किस प्रकार की दिखाई दे रही है, कस्टमर 1 की अगर बात करें, कस्टमर 2 की अगर बात करें, कस्टमर 3 की अगर बात करें, इन तीनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि भाई 1 ने लोन लिया और लोन लेकर इंटरेस्ट जो है वो रिटर्न कर दिया, ईएमआई दे दी। तो यहां पर इसकी जो गुडविल होगी, इसका जो सिबिल होगा, सिबिल में भी आप जानते हो, मैंने आपको पढ़ाया है जब बैंकिंग की हम बात कर रहे थे। तो सिबिल जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी को पैसा दिया और उसने टाइम पर आपको रिटर्न कर दिया, तो आपके मन में, आपके दिमाग में उसके प्रति जो छवि बनेगी वो कैसी है कि हाँ यार ये पैसा लेता है तो रिटर्न कर देता है। बैंक भी क्या करता है, जिस कस्टमर को पैसा देता है उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है, और कस्टमर ने क्या लोन लिया है, किस तरीके से वो उसको रिटर्न कर रहा है, रिटर्न करने में फेल हुआ है, ईएमआई टाइम पे गई नहीं गई, इन सभी चीजों के आधार पर उसकी एक क्रेडिट डिसाइड होती है जिसको सिबिल स्कोर कहते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि ऐसे कस्टमर जो लोन लेकर टाइम टू टाइम रिटर्न करते रहते हैं, जिनका एक बेहतर सिबिल स्कोर है, जिनका बैंक के साथ में ट्रांजैक्शन जो है वो अच्छा है, बैंक उन पर भरोसा करता है, उन कस्टमर को हम कहते हैं प्राइम कस्टमर। बात समझ में आ रही है? उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको हम बोल देते हैं प्राथमिकता वाले कस्टमर। और ऐसे कस्टमर जो लोन लिए हैं लेकिन टाइम पर रिटर्न नहीं किए, या ऐसे कस्टमर जिन्होंने लोन लिया ही नहीं, उन कस्टमर को हम बोल देते हैं सब प्राइम कस्टमर। तो बैंक क्या करता है, बैंक अपने प्राइम कस्टमर को रेट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको डाउन करके और लोन प्रोवाइड कर देता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइम लेंडिंग रेट। तो प्राइम कस्टमर को दिया जाने वाला ऋण की जो दर होगी वो प्राइम लेंडिंग रेट कहलाती है। यहां पर राइट आंसर जो है वो प्राथमिक ऋण दर हो जाएगा, प्राइम लेंडिंग रेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? रीजन समझ में आया क्यों? क्योंकि ये बात कर रहे थे विश्वसनीय ग्राहकों की, बात कर रहे थे क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स की। बात समझ में आ रही है? सॉरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो बोल रहा है कि सीआरआर की गणना प्रत्येक बैंक के खाली स्थान के प्रतिशत के रूप में की जाती है। यहां पर अगर हम देखें तो बोल रहा है कि किसके आधार पर सीआरआर जो है वो डिसाइड होता है। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सीआरआर होता क्या है। तो सीआरआर का मतलब होता है बैंकों के पास में उनका जो टोटल पैसा डिपॉजिट, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, जिसको आप बोल रहे हैं एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, उस पैसे का करंट में अगर हम बात करें तो 4.50% के रेट से बैंक क्या करेगा, कैश के फॉर्म में कहां दे देगा, आरबीआई को दे देगा। और याद रखिएगा आरबीआई इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करती है। तो इस प्रोसेस को, इतने अमाउंट को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन किया जा रहा है ये रेट के आधार पर, तो ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये तो आरबीआई डिसाइड करेगी। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सीआरआर की जब हम गणना करते हैं 4.50% आरबीआई ने बता दिया, लेकिन किसका 4.50%, तो याद रखिए कि एनडीटीएल का 4.50%। बात समझ में आ रही है? नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। एक तरीके से साधारण भाषा में अगर मैं बोलूं तो एनडीटीएल मतलब बैंक का टोटल पैसा। बात समझ में आ रही है? एसेट के फॉर्म में, लायबिलिटीज के फॉर्म में, जितना भी टोटल पैसा है वो बैंक का एनडीटीएल कहलाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो क्या बोल रहा है, एक बार देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन के संबंध में स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजेक्शन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट? तो स्विफ्ट जो है उसका नाम आपने अलग अलग जगहों पर सुना हुआ है। कहां सुना है? स्विफ्ट आपने गाड़ी में सुना है, स्विफ्ट आपने बर्ड में सुना है, अब स्विफ्ट आप कहां सुन रहे हैं, बैंकिंग में सुन रहे हैं। स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता क्या है? तो याद रखिए स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर याद रखिए कि स्विफ्ट जो है वो क्या होता है, वो होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन।
अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये स्विफ्ट का काम क्या है, तो स्विफ्ट का यूज किया जाता है इंटरनेशनल बैंकिंग में। बात समझ में आ रही? इसका यूज कहां पर करेंगे? इसका यूज करेंगे इंटरनेशनल बैंकिंग में। मतलब एक देश से दूसरे देश में जब भी हमको फंड ट्रांसफर करना होगा, पैसे मंगाने होंगे, पैसे भेजने होंगे, वहां पर किसका काम आ जाएगा? वहां पर काम आ जाएगा स्विफ्ट का। तो यहां पर होता क्या है, इसमें एक स्विफ्ट कोड मेंटेन किया जाता है। क्या होता है? एक स्विफ्ट कोड मेंटेन किया जाता है जो 8 से लेकर 11 डिजिट का होता है, जिसमें अलग अलग चीजें होती हैं कि कंट्री कोड क्या है, जिसमें ब्रांच कोड क्या है, सिटी कोड क्या है, और अलग अलग प्रकार की जो चीजें हैं वो इसमें मेंटेन की जाती हैं। तो ये 8 से 11 अंकों का जो कोड है, इसी को हम स्विफ्ट कोड बोलते हैं। और जब भी इंटरनेशनल बैंकिंग के फॉर्म में या बैंकिंग का यूज हमको करना होगा, तो वहां पर हमको स्विफ्ट के बारे में देखना होगा, स्विफ्ट का यूज करना होगा। बात समझ में आ रही है? तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन के नाम से स्विफ्ट जाना जाता है। बात आती है क्वेश्चन नंबर 29 की। तो क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है विच कमेटी वाज अपॉइंटेड टू गिव अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? जिसको आप एनपीए कहते हैं, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की नॉन परफॉर्मिंग संपत्तियों पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? देखिए, पहले आप ये समझ लीजिए कि सर एनपीए होता क्या है। एनपीए की अगर मैं बात करता हूं, तो बैंकिंग के फील्ड में अगर आप देखेंगे, तो मान लीजिए कि बैंक ने किसी को उधार दिया। अब उस कस्टमर ने क्या किया, 90 दिनों तक, ये टाइम ड्यूरेशन याद रखिए, उस कस्टमर ने 90 डेज तक किसी भी प्रकार से ना तो इंटरेस्ट दिया और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट दिया। बात समझ में आ रही है? ना ही मूलधन की वापसी की, ना ही ब्याज की वापसी की। ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो उसने 90 दिनों तक किसी भी प्रकार से, आप जो ईएमआई जानते हैं, वो भी किसी प्रकार से पे नहीं किया। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि बैंक जो है वो ये बोलता है कि हमने फंडिंग की, हमने फाइनेंस किया है, लेकिन 90 दिनों तक इसका कोई भी ईएमआई जो है वो हमको नहीं मिला, तो बैंक ये मान लेता है कि अब ये हमारा पैसा जो है वो क्या हो गया है, वो डूब गया है। और बैंक की उसी डूबी हुई संपत्ति को हम क्या बोलते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर ये 90 डेज जो है ये किसके लिए? ये बैंक के लिए है। अगर यहीं पर मैं एनबीएफसी की बात करूं, तो एनबीएफसी के बारे में याद रखिएगा कि एनबीएफसी की जब हम बात करते हैं, तो एनबीएफसी के केस में एनपीए होने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 180 डेज का होता है। बात समझ में आ रही है? अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं कि सर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की एनपीए पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? नाम इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, ठीक है, तो उसके नाम से ही याद रखिए, एनपीए पनीर। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा पनीर सेल्वम कमेटी। तो यहां पर याद रखना है आपको किस कमेटी ने सुझाव, रिकमेंडेशन जो है वो दे रही है एनपीए को लेकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो वो कौन सी कमेटी है? वो पनीर सेल्वम कमेटी है। और करंट में अगर आपसे ये पूछा जाए कि कंट्री में कितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक जो है वो काम कर रहे हैं, पीएसयू बैंक काम कर रहे हैं, तो आप उनकी नंबर जो है वो कितना बताएंगे? वो बताएंगे 12। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा। तो कमेटी कौन सी थी? कमेटी थी पनीर सेल्वम कमेटी। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो है क्या बोल रहा है? विथ रेफरेंस टू बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया व्हाट डज एनईएफटी स्टैंड फॉर? भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में एनईएफटी का पूर्ण रूप इनमें से क्या है? अब देखिए, एनईएफटी की अगर हम बात करते हैं, तो एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक, तो एनईएफटी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब एनईएफटी होता क्या है? तो दो बैंकों के बीच में, दो खाता के बीच में जब भी हमको फंड ट्रांसफर करना होता है, तो उसके लिए हमको चेकबुक या
अलग अलग चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, हम एनईएफटी कर सकते हैं। एनईएफटी के जैसे आजकल आईएमपीएस है, उसके जैसे आरटीजीएस होता है, तो अलग अलग लिमिट पर हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों का यूज कर सकते हैं। एनईएफटी के बारे में अगर आपको पहले मैं बताता हूं, तो पहले होता क्या था या किस तरीके से ये काम करता था। तो पहले ये होता था कि मंडे से लेकर और फ्राइडे तक ये काम करता था, और कब टाइम ड्यूरेशन क्या था इसका, तो 8 AM से 6:30 PM तक ये काम करता था। बात समझ में आ रही है? तो फंड ट्रांसफर जो होते थे वो इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में होते थे, लेकिन अभी नियमों में बदलाव हो गया, और अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो ये कब काम करता है, तो याद रखिएगा 24/7। तो करंट में अगर आपको एनईएफटी करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सैटरडे संडे आप इन चीजों को नहीं कर सकते, आपका पैसा फंस जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। रूल बदल गया है, एग्जीक्यूशन का पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। अब आप कभी भी, है ना, 7 दिन 24 घंटे जब आपकी इच्छा है, आप फंड जो है वो एनईएफटी के जरिए ट्रांसफर कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, एनईएफटी को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर पढ़ाई को हम और ज्यादा बेहतर, कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए एईसी जो है वो सिविल और मैकेनिकल मेनली अगर हम बात करें, तो उनके लिए क्रैश कोर्स लेकर आ रहा है। इसकी खासियत यह है कि आपको क्रैश कोर्स के साथ में टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो आप अपनी पढ़ाई को और ज्यादा शार्प करने के लिए, बेहतर करने के लिए इसका भी यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, आगे हम और चीजों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।